नमस्कार। आज हम एक ऐसे सेक्टर की गहराई में उतर रहे हैं जो 2025 में काफी चमक रहा है। मेरा मतलब है भारत का वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार। यहाँ कुछ असाधारण चीजें हो रही हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और ये निवेश के पूरे माहौल को मतलब एक नई शक्ल दे रहे हैं। हमारे पास कुछ ताजा रियल एस्टेट रिपोर्ट्स हैं, बाजार के विश्लेषण हैं और हमारा काम है इनमें से सबसे जरूरी बातें और ट्रेंड्स को सामने लाना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस जबरदस्त उछाल के पीछे चल क्या रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से शहर, कौन सी प्रॉपर्टीज आगे हैं और हाँ, सबसे जरूरी निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। और शुरू करने के लिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा देता हूं। सोचिए जरा, 2025 की दूसरी तिमाही में भारत में रियल एस्टेट के जितने भी सौदे हुए, उनकी कुल कीमत का लगभग 65% हिस्सा सिर्फ वाणिज्यिक संपत्तियों का था। मतलब ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल स्पेस जैसे मॉल वगैरह और गोदाम। हाँ, ये 62% का आंकड़ा वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो मतलब स्ट्रक्चर में ही बदलाव लग रहा है। बिल्कुल, और ये हमें सीधे हमारे पहले मुद्दे पर लाता है, वाणिज्यिक संपत्तियों का दबदबा। ऐसा लग रहा है कि निवेशक अब अपारंपरिक रूप से जो रेजिडेंशियल पर फोकस था, उससे हटकर इन बिजनेस प्रॉपर्टीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ऑफिस पार्क, रिटेल मॉल, बड़े बड़े वेयर हाउस, ये आजकल निवेश के हॉटस्पॉट बने हुए लगते हैं। सही कहा। और ये सब घरेलू निवेशक नहीं है ना? रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि बड़े ग्लोबल फंड्स भी आ रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक तो है ही, मतलब दोनों तरफ से पैसा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ऑफिस पार्कों में, मॉल्स में, लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस में, हर जगह। ई कॉमर्स की वजह से लॉजिस्टिक्स की जरूरत तो बढ़ी रही है। हाँ, तेजी से। तो ये छोटे मोटे सौदे नहीं है, ये असल में बड़े पैमाने पर पूंजी का फ्लो है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या निवेशक कुछ ऐसा देख रहे हैं जो पहले शायद उतना साफ नहीं था? देखिए, ये 62% का आंकड़ा, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के कमर्शियल साइड में एक गहरे विश्वास का प्रतीक है, शायद बढ़ते हुए विश्वास का। जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं, जो लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, वो इन प्रॉपर्टीज में एक टिकाऊ मूल्य देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में ऑफिस, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, इन सब का रोल अहम और स्थायी होने वाला है। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा भविष्य के भारत पर एक बड़ा दांव लगाने जैसा है। अच्छा। वो इनके रेंटल यील्ड्स और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। दिलचस्प। और ये विश्वास सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने तक ही नहीं रुका है ना? ऑफिस स्पेस किराए पर लेने, मतलब लीजिंग के आंकड़े भी, वो भी तो आसमान छू रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो रिपोर्ट्स उनके मुताबिक 2025 की पहली छमाही में, मतलब पहले 6 महीनों में, भारत में कुल 39.45 मिलियन वर्ग फुट ऑफिस स्पेस लीज पर लिया गया। ये लगभग कितना हुआ? 3,95,00,000 वर्ग फुट। काफी ज्यादा है ये। हाँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। 3,95,00,000 वर्ग फुट, ये कितनी जगह होती है? मतलब मुंबई के कई बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स मिला लें या दिल्ली एनसीआर के बड़े बिजनेस पार्क, उतनी जगह सिर्फ 6 महीने में कंपनियों ने किराए पर ले ली। और ये पिछले साल इसी टाइम के मुकाबले 17.6% ज्यादा है। हाँ, 17.6% की ग्रोथ। ये दर काफी प्रभावशाली है, खासकर अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी का माहौल देखें तो। सही। तो इसके पीछे कौन है? मतलब कौन ले रहा है इतनी जगह? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, जैसा कि उम्मीद थी, भारत का जो मजबूत टेक सेक्टर है, आईटी कंपनियां, वो तो इस डिमांड में बड़ा हिस्सा रखती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। एक और बड़ा खिलाड़ी जो बहुत तेजी से उभरा है, वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मतलब GCCs। हाँ, GCCs, इनके बारे में काफी सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। ये विदेशी कंपनियों के भारत में जो बैक ऑफिस, टेक हब या रिसर्च सेंटर्स होते हैं, इनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। और साथ ही BFSI सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पीछे नहीं है, वो भी डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं? मतलब अचानक इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, टेक कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स के लिए, ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए टीमें बढ़ा रही हैं। GCCs जो हैं, वो भारत के टैलेंट पूल और कॉस्ट एडवांटेज का फायदा उठाकर
यहाँ ज्यादा काम शिफ्ट कर रहे हैं। BFSI सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में भी मेक इन इंडिया जैसी पहलों से नई जान आई है। अच्छा, तो इन सब को अपने बढ़ते ऑपरेशंस के लिए मॉडर्न, एफिशिएंट और बड़ी जगह चाहिए। तो डिमांड तो जबरदस्त है और कई सेक्टर से आ रही है, पर क्या ये पूरे देश में एक जैसी है या कुछ शहर हैं जो लीड कर रहे हैं? हाँ, इसमें फर्क है। रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि ऑफिस स्पेस की डिमांड में बैंगलोर सबसे आगे है। इसमें ज्यादा हैरानी नहीं है। हाँ, भारत की सिलिकॉन वैली जो ठेरा, उसके ठीक पीछे दिल्ली NCR का नंबर आता है। बड़ा कॉर्पोरेट और एडमिनिस्ट्रेटिव हब है वो। बिल्कुल। तो इन दो शहरों ने मिलकर लीजिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया है। हाँ, इनके अलावा मुंबई, पुणे, हैदराबाद ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपने GCCs का जिक्र किया था, उन पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 2025 की पहली छमाही में जो कुल ऑफिस स्पेस लीज हुआ, उसमें से GCCs ने अकेले 13.85 मिलियन वर्ग फुट जगह ली है। 13? हाँ, करीब 1.39 करोड़ वर्ग फुट। ये तो कुल लीजिंग का 1/3 से भी ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा हिस्सा है ये। और ये पिछले साल इसी अवधि में GCCs ने जितनी जगह ली थी, हाँ, उसकी तुलना में 30.8% की विस्फोटक वृद्धि है। 30.8%। ये आंकड़ा तो सच में मतलब हैरान करने वाला है। 30% से ज्यादा ग्रोथ एक साल में। बिल्कुल, ये 30.8% की वृद्धि दर अभूतपूर्व है और इसके मायने बहुत गहरे हैं। GCCs का ये विस्तार सिर्फ ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, ये केंद्र भारत में ला क्या रहे हैं? हाँ, नौकरियां। हाँ, उच्च कुशल ग्लोबल स्टैंडर्ड की नौकरियां। ये विदेशी मुद्रा ला रहे हैं, जो देश के फॉरेक्स रिजर्व के लिए अच्छा है। ये अपने साथ ग्लोबल वर्क कल्चर, नई टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट के नए तरीके ला रहे हैं। और इसका एक और पहलू है, ये भारत की छवि को बदल रहा है। पहले भारत को शायद सिर्फ एक आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन की तरह देखा जाता था, जहां सस्ते में काम होता है। हाँ, वो इमेज थी। लेकिन अब GCCs के विस्तार से भारत एक स्ट्रेटेजिक सेंटर, एक टैलेंट हब और यहाँ तक कि इनोवेशन के एक संभावित स्रोत के रूप में उभर रहा है। बड़ी ग्लोबल कंपनियां यहाँ सिर्फ कॉस्ट की इनोवेशन के एक संभावित स्रोत के रूप में उभर रहा है। बड़ी ग्लोबल कंपनियां यहाँ सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं आ रही, बल्कि यहाँ के टैलेंट और बढ़ते बाजार का फायदा उठाने आ रही हैं। तो ये भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को मजबूत कर रहा है। बिल्कुल, वैश्विक व्यापार मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत हो रही है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। अच्छा, तो हमने देखा कि डिमांड बहुत ज्यादा है, खासकर बेंगलुरु और दिल्ली NCR में, और GCCs इसमें एक असाधारण भूमिका निभा रहे हैं। अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, इस पूरे उछाल के पीछे बुनियादी कारण क्या है? क्यों भारत का कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार इस समय इतना आकर्षक है? हाँ, इसके कई फैक्टर्स हैं। हमारे स्रोतों से कुछ मुख्य कारक सामने आते हैं। पहला, जैसा हमने GCCs के बारे में बात की, भारत की एक प्रमुख टेक और बैक ऑफिस हब के रूप में ग्लोबल पहचान। दुनिया भर की कंपनियां मानती हैं कि भारत में स्किल्ड लोग मिलते हैं, खासकर IT और BPM में, और कॉस्ट भी कम है। हाँ, ये एक बड़ा पुल फैक्टर है। दूसरा, घरेलू उद्योगों की अपनी ग्रोथ। IT तो है ही, लेकिन BFSI, स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स, ये सब भी तो तेजी से बढ़ रहे हैं। सही। जैसे जैसे ये कंपनियां बढ़ती हैं, उन्हें ज्यादा ऑफिस स्पेस चाहिए, बेहतर फैसिलिटीज चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस चाहिए। और तीसरा फैक्टर है सप्लाई साइड, मतलब शहरों में उपलब्ध सुविधाएं। बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली NCR, हैदराबाद जैसे शहरों में अब वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ऑफिस स्पेस मिलने लगे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, इनमें मॉडर्न सुविधाएं, अच्छी कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, एम्प्लॉय वेलनेस पर ध्यान, सब होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है। बिल्कुल, मेट्रोज, एयरपोर्ट, सड़कें, ये सब बेहतर हो रहा है। और आजकल सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर है। हाँ, लीड सर्टिफिकेशन वगैरह, कई ग्लोबल कंपनियां अब इसे बहुत महत्व देती हैं। हाँ, देखिए, इन फैक्टर्स के बीच का जो तालमेल है वो समझना जरूरी है। ये अलग अलग काम नहीं कर रहे। अच्छा, कैसे? भारत की टेक क्षमता ग्लोबल कंपनियों को खींचती है। ये कंपनियां और साथ में घरेलू उद्योग अच्छे ऑफिस स्पेस की मांग पैदा करते हैं।
इस मांग को पूरा करने के लिए डेवलपर्स बेहतर क्वालिटी वाले ऑफिस पार्क बनाते हैं और जैसे जैसे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है वो और ज्यादा आकर्षक बनते हैं, जिससे और कंपनी आती हैं। तो ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया। बिल्कुल, भारत का टैलेंट, बढ़ता घरेलू बाजार, बेहतर शहरी सुविधाएं और ग्लोबल कंपनियों का विश्वास, ये सब मिलकर एक दूसरे को मजबूती दे रहे हैं और ये कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए एक आदर्श माहौल बना रहे हैं। ये सिर्फ एक सेक्टर की ग्रोथ नहीं, ये भारत की बड़ी आर्थिक कहानी का ही एक हिस्सा है। सही कहा। ये सब सुनने के बाद निवेशकों के मन में क्या चल रहा होगा? उनके लिए इस पूरी तस्वीर के क्या मायने हैं? जाहिर है इतनी बड़ी हलचल और ग्रोथ निवेशकों का ध्यान तो खींचेगी। बिल्कुल। उनके नजरिए से मुख्य बातें क्या हैं? पहली और सबसे सीधी बात तो है हाई रिटर्न की संभावना। रिपोर्ट्स ये बता रही है कि कमर्शियल रियल एस्टेट, खासकर ऑफिस और वेयरहाउसिंग, इस समय सेक्टर में सबसे अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन दे सकता है। मतलब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की संभावना और साथ ही रेंटल यील्ड्स यानी किराए से होने वाली कमाई वो भी आकर्षक है। हाँ, रेगुलर इनकम का सोर्स। दूसरी बात जो शायद छोटे निवेशकों को भी थोड़ा भरोसा दे सकती है वो है बड़े स्थापित संस्थागत निवेशकों की मौजूदगी। हाँ, ये बहुत मायने रखता है। जब आप सुनते हैं कि ब्लैकस्टोन, ब्रुकफील्ड, GIC जैसे बड़े ग्लोबल नाम भारतीय ऑफिस पार्कों, मॉल्स, लॉजिस्टिक एसेट्स में अरबों डॉलर लगा रहे हैं, तो ये एक मजबूत संकेत है। हाँ, ये बाजार की मजबूती और भविष्य की संभावनाओं में उनके विश्वास को दिखाता है। मतलब स्मार्ट मनी इस सेक्टर पर दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये जो रिकॉर्ड तो डील वॉल्यूम्स है, ये निवेश है, ये महज कुछ समय का जोश या बबल नहीं है जैसा कुछ लोग शायद सोचें। ये भारतीय कमर्शियल प्रॉपर्टी बाजार में गहरे लॉन्ग टर्म विश्वास का सबूत है। ये बड़े फंड्स रातों रात पैसा बनाने नहीं आते, वो यहाँ 5, 10, 15 साल के नजरिए से निवेश कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी जारी रहेगी और उसके साथ कमर्शियल रियल एस्टेट का महत्व भी बढ़ेगा। और इसका इकोनॉमी पर भी तो असर होता होगा। हाँ बिल्कुल, इसका व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई नया ऑफिस पार्क या मॉल बनता है तो सिर्फ डेवलपर या निवेशक को फायदा नहीं होता, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हजार नौकरियां लगी हैं। सही। फिर जब कंपनियां आती हैं तो फिट आउट्स, फैसिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, केटरिंग, हॉस्पिटैलिटी, कितनी सारी सर्विसेज की डिमांड पैदा होती है। हाँ, ये तो पूरी एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल, ये एक तरह से आर्थिक गतिविधि का इंजन बन जाता है जो कई सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाता है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं संक्षेप में। हमने बात की कि कैसे 2025 में भारतीय कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार एक असाधारण उछाल देख रहा है। कुल रियल एस्टेट डील्स में ऑफिस, रिटेल, वेयरहाउस का हिस्सा बढ़कर 62% हो गया। ये निवेशकों के बदलते फोकस को दिखाता है। हाँ, ऑफिस स्पेस लीजिंग ने 2025 की पहली छमाही में 39.45 मिलियन वर्ग फुट का रिकॉर्ड बनाया। हाँ, 17.6% की ग्रोथ के साथ। और इस मांग में बेंगलोर और दिल्ली NCR सबसे आगे हैं और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs। हाँ, उनकी भूमिका तो बहुत ही अहम रही है, 30.8% की विस्फोटक वृद्धि के साथ। हमने ये भी समझा कि इसके पीछे कई कारण हैं। भारत की ग्लोबल टेक हब वाली इमेज, घरेलू उद्योगों की ग्रोथ और शहरों में बेहतर क्वालिटी का स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर। सही। और ये सब मिलकर निवेशकों के लिए आकर्षक मौके बना रहे हैं, जैसा कि बड़े संस्थागत निवेशों से पता चलता है। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर को देखते हुए एक विचार आता है भविष्य के लिए, सोचने पे मजबूर करता है। क्या? जिस तेजी से ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में फैल रहे हैं और ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ा रहे हैं, खासकर बड़े शहरों में, ये हमें भविष्य के वर्कप्लेस के बारे में सोचने को कहता है। क्या हम देखेंगे कि ऑफिस स्पेस और ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं, मतलब किसी खास इंडस्ट्री या काम की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किए गए हों? हो सकता है। या फिर क्या हाइब्रिड मॉडल, जहां लोग कुछ दिन घर से कुछ दिन ऑफिस से काम करते हैं, वो और प्रभावी होगा? अगर ऐसा होता है तो ऑफिस का मकसद क्या रह जाएगा? क्या वो सिर्फ कोलैबोरेशन, मीटिंग्स और कंपनी कल्चर के सेंटर बनेंगे? हाँ, ये सवाल तो है। तो इन बदलती जरूरतों के हिसाब से ऑफिस बिल्डिंग्स का डिजाइन, उनका मैनेजमेंट, यहाँ तक कि उनकी लोकेशन कैसे बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा
कि रियल एस्टेट सेक्टर इन नए ट्रेंड्स पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ये आने वाले सालों में इस बाजार को और शक्ल देगा। वाकई भविष्य का वर्कप्लेस कैसा होगा, ये एक बड़ा और दिलचस्प सवाल है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।